नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। खबरों की शुरुआत करेंगे तो गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। बता दें, गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर है और आने वाले चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। स्वामी विवेकानंद के पैतृक घर पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह, जहां स्वामी विवेकानंद ने आध्यात्म को आधुनिकता से जोड़ा था। स्वामी जी के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने तब थे। स्वामी जी ने विश्व बंधुत्व के संदेश को पूरी दुनिया को बताया। पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गए थे दौरे पर और आज गृह मंत्री अमित शाह दौरे पर हैं और काफी कुछ खास रह सकता है इस दौरे के बाद। स्वामी जी ने विश्व बंधुत्व को संदेश दिया था। बता दें, गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर बेहद खास रहने वाला ये दौरा और काफी कुछ अहम चीजें सामने आ सकती हैं। स्वामी विवेकानंद के पैतृक घर पहुंचे हैं अमित शाह। स्वामी जी के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने तब थे। स्वामी जी ने विश्व बंधुत्व के संदेश को पूरी दुनिया को बताया। सौभाग्य और आनंद दोनों का विषय है कि मैं उस जगह पे आया हूं जो न केवल भारत, पूरी दुनिया भर के लिए चेतना जागरूक करने की जगह है। यही वो स्थान है जहां भारत की आकाश गंगा के सबसे तेजस्वी तारले स्वामी विवेकानंद ने जन्म लिया था। स्वामी जी ने अपनी अल्पायु के अंदर ही भारत का ज्ञान, भारत की संस्कृति, भारत के दर्शन को विश्व भर में दिग्विजय कराने का काम किया था। जब अमेरिका के अंदर सर्वधर्म सम्मेलन हुआ, उस वक्त स्वामी जी ने अपने एक ही वाक्य से सनातन धर्म का विश्व बंधुत्व की व्याख्या को पूरी दुनिया को परिचित कराया था। स्वामी जी वो शख्सियत थे जिन्होंने आधुनिकता और आध्यात्म को जोड़ने का काम किया और पूरे देश का आह्वान किया था कि 50 साल तक सब लोग अन्य देवी देवताओं को भूलकर भारत माता का आराधन करें। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो कोलकाता पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बता दें, एयरपोर्ट पर केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। पश्चिम बंगाल चुनाव में प्रभारी बनाए गए हैं केशव प्रसाद मौर्य। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तो कोलकाता पहुंच चुके हैं, जहां उनका एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। हम वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं मिशन पश्चिम बंगाल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें, गृह मंत्री अमित शाह भी आज पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं और पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर तो यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कोलकाता पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत सदस्यों का कार्यकाल दिसंबर के अंत में खत्म हो जाएगा। बता दें, ऐसे में चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनाव आयोग अपनी तैयारी कर रहा है तो योगी सरकार भी कमर कस रही है। यूपी पंचायत चुनाव, ग्राम प्रधान और बीडीसी चुनाव 31 मार्च से पहले करवा सकती है। कल कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायत चुनाव की चर्चा की। देखिए हमारी रिपोर्ट। लोकतंत्र का पहला कदम, यूपी के पंचायत चुनाव में हम कदम। सिर्फ आपका अपना चैनल न्यूज़ वन इंडिया। 75 जिले, 18 मंडल, 350 तहसील, 821 ब्लॉक और 59,163 ग्राम सभाएं। ग्राउंड जीरो से हर गांव की रिपोर्ट।
पंचायत चुनाव पर जारी न्यूज वन इंडिया की मुहिम की मंजिल यानी पंचायत चुनाव की तारीख का संकेत मिल गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संकेत दिया है कि पंचायत चुनाव 31 मार्च तक पूरे कर दिए जाएंगे। कल हुई कैबिनेट बैठक में चुनावों को लेकर लखनऊ में प्रदेश के सभी डीपीआरओ को बुलाया गया। इस बैठक में पंचायतों के लिए आरक्षण प्रक्रिया पर फैसला हुआ। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को पंचायत चुनाव में मजबूती से उतरने के और जुटने के निर्देश दिए हैं। बैठक के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्री और पदाधिकारियों के रिश्तेदारों को चुनाव न लड़ने की सलाह दी है। साथ ही मंत्रियों को कार्यकर्ताओं के साथ संवाद बनाने के भी निर्देश दिए गए। यूपी में पंचायत चुनाव मार्च तक कराने के संकेत। यूपी में मार्च तक होंगे पंचायत चुनाव। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों के साथ बैठक में दिए निर्देश। पंचायत चुनाव में मजबूती से उतरने के दिए गए निर्देश। मंत्रियों पदाधिकारियों से रिश्तेदारों को चुनाव न लड़ाने को कहा। मंत्रियों को कार्यकर्ताओं के साथ संवाद बनाने के निर्देश दिए गए। वोटर लिस्ट की खामियों को दूर कराए मंत्री। निश्चित रूप से जब कार्यकर्ताओं को तरजीह मिलती है तो एक संभल जाता है, एक संगठन में मजबूती का एक निष्कर्ष निकलता है। तो इसलिए मंत्री अपने रिश्तेदारों को अगर चुनाव लड़ाने लग जाएंगे तो फिर कार्यकर्ताओं का क्या होगा। देवतुल्य कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जो लगे हुए हैं बहुत समय से, मुझे लगता है कि उनको मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से योगी जी के भी यही सोच है। और जिस तरीके से उपचुनाव में भी देखा गया कि कार्यकर्ताओं को मौका दिया गया और उसके आधार पर बेहतर परिणाम मिले। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस निर्देश के बाद पार्टी पदाधिकारी और मंत्री चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। हालांकि अभी तक पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि मार्च में गांव की गवर्नमेंट गठन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वर्चुअल तौर पर रामपुर में हुनर हाट का उद्घाटन किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रामपुर में हुनर हाट का उद्घाटन कर दिया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत करने और हुनरमंद कारीगरों के स्वदेशी उत्पादनों को बढ़ावा देने में हुनर हाट महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रामपुर के नुमाइश ग्राउंड में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हुनर हाट के उद्घाटन के मौके पर कहा कि हुनर हाट गांव के जरूरतमंदों, विशेष रूप से प्रतिभाशाली कारीगरों और शिल्पकारों को एक प्रभावी मंच प्रदान कर रहा है। गडकरी ने कहा, जब ये स्वदेशी उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचेंगे तो हमारे कारीगर समृद्ध होंगे, तभी हमारा सपना पूरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए एक और कदम। जो हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो दस्तकार हैं, शिल्पकार हैं, कारीगर हैं, उनको मौका मार्केट मुहैया कराने का जो संकल्प है, जो मिशन है, वो दिन गुना रात चौगुना पूरे जुनून और जज्बे के साथ मजबूती से आगे बढ़ेगा। और आप सब लोगों का जो सहयोग है, आप सब लोगों का, जैसे जिस तरह से मैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, डीएम को, यहाँ के एसपी साहब को, यहाँ के सीपीओ साहब को, सबका बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत ही मजबूती के साथ इतनी बड़ी संख्या में देश भर के, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कटक से लेकर के और कच्छ तक, हर कोने से आए हुए दस्तकारों को आपने जो है वो हौसला अफजाई की है। खबर लखनऊ से, जहां 10 नवनियुक्त राज्यसभा सांसदों को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। तो बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से यह नोटिस जारी किया है। 10 नवनियुक्त राज्यसभा सांसदों को इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने जारी किया है। ये सांसदों को नोटिस प्रकाश बजाज की ओर से दाखिल निर्वाचन याचिका पर पहली सुनवाई के बाद नोटिस जारी किया गया है। याचिका में निर्विरोध निर्वाचित 10 राज्यसभा सांसदों को निर्वाचन चुनौती दी गई है। याचिका में दलील दी गई है, बता दें, उनके नामांकन पत्र को भी निर्वाचन अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया गया था। नामांकन पत्र निरस्त करने का कारण शपथ पत्र और फॉर्म में त्रुटि बताया गया था। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर असिस्टेंट एडिटर आलोक राय जुड़ चुके हैं। आलोक जी, जिस तरीके से नवनियुक्त राज्यसभा सांसदों को नोटिस दिया गया है, आगे किस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं? देखिए, प्रकाश बजाज जो कि स्वयं राज्यसभा प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने नामांकन किया था और जिनका नामांकन पत्र जो है खारिज कर दिया गया था अधिकारियों द्वारा, ये बताया गया था उसमें कि जो उनके फॉर्म है उसमें त्रुटियां थी,
तो उन्होंने जो है हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जो है याचिका दायर की थी, जिसमें सुनवाई हुई एकल खंडपीठ ने। और अब उसके बाद जो है हाईकोर्ट ने जो 10 नव नियुक्त राज्यसभा सांसद है उनको नोटिस जारी किया है, और जाहिर सी बात है नोटिस के बाद उनको अपना जवाब दाखिल करना होगा। इसके बाद हाईकोर्ट देखेगा तो उसमें क्या करना है। बहरहाल जो प्रकाश बजाज ने अपनी याचिका डाली तो उसमें कहा था कि उनकी जो नामांकन फॉर्म खारिज किया गया था जिस त्रुटि के आधार पर, वैसी ही त्रुटियां बाकी नामांकन पत्रों में भी थी, लेकिन सिर्फ उनका नामांकन पत्र खारिज किया गया, तो इसको उन्होंने चुनौती दी थी। और ये आरोप लगाया था ऐसा क्या कारण था कि सिर्फ इन्हीं 10 के नामांकन पत्र निरस्त किए गए, बाकी के अगर नामांकन पत्र के बारे में आप बता रहे हैं उनमें भी त्रुटियां थी, तो बाकी के क्यों छोड़ दिए, सिर्फ इन्हीं का नामांकन पत्र क्यों रद्द किया गया? ये प्रकाश बजाज ने इसी बात पर जोर दिया और इसी बात को लेकर उन्होंने याचिका दायर की कि जिस तरह की त्रुटि प्रकाश बजाज की यानी उनकी नामांकन पत्र में थी, उसी तरह की त्रुटियां अन्य नामांकन पत्रों में भी थी, तो सिर्फ प्रकाश बजाज का ही नामांकन पत्र खारिज किया गया। तो इसी को लेकर उन्होंने याचिका के माध्यम से चुनौती दी थी, जिस पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और जिसके बाद सभी 10 जो राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुए उनको नोटिस जारी किया गया। तो जाहिर सी बात है कि अब इसमें नोटिस का जवाब उनकी तरफ से देना होगा, जो भी सांसद है जिनको नोटिस जारी की गई। इसके बाद हाईकोर्ट की आगे की कार्रवाई क्या होगी ये देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो आगरा में बेखौफ बदमाशों का आतंक देखा गया। बता दें, सदर इलाके में दिन दहाड़े बदमाशों ने युवक को गोली मार दी। जमीनी विवाद की वजह से हरीश पचौरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो जमीनी विवाद बताया जा रहा है, हरीश पचौरी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और बेखौफ बदमाश देखे जा रहे हैं। पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और ये वारदात सदर इलाके की बताई जा रही है, जहां दिन दहाड़े युवक को गोली मार दी गई। जमीनी विवाद के चलते हरीश पचौरी नाम के इस युवक को बदमाशों ने गोली मार दी। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, आगे जांच जारी है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कृष्णा त्यागी जुड़ चुके हैं। कृष्णा, जिस तरीके से जमीनी विवाद बताया जा रहा है, युवक को गोली मार दी गई, आगे पुलिस क्या कर रही है अब? जी, मैं आपको बता दूं, यह मामला थाना सदर क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां सदर के रायपुर चौकी में दिन दहाड़े बदमाशों ने गोली मारकर हरीश पचौरी की हत्या कर दी गई है। जी, जानकारी के अनुसार हरीश पचौरी की पुरानी रंजिश के चलते मौत की घाट उतारा गया है। बताया जा रहा है कि जमीन के विवाद के चलते हरीश पचौरी को गोली मारी गई है। और उसके मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेजकर आगे की कार्रवाई जरूर की गई है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए कृष्णा। अयोध्या में कलयुगी भाई की करतूत सामने आई है। बता दें, भाइयों की कीमती जमीन को हड़पने का प्रयास किया इस भाई ने। संपत्ति के लालच में धोखे से मां का अंगूठा लगाकर वसीयत कराई। 2 भाइयों के हिस्से की जमीन को धोखे से अपने नाम करा लिया इस भाई ने। तो अयोध्या से कलयुगी भाई की ये करतूत सामने आई है, जहां धोखे से मां का अंगूठा लगाकर जमीन अपने नाम हड़पने का जो प्रयास किया गया है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां धोखे से अपनी मां का अंगूठा लगवाकर जमीन हड़पने की कोशिश की गई। 2 भाइयों के हिस्से की जमीन धोखे से अपने नाम कराने की कोशिश। अयोध्या से एक खबर हम आपको बता रहे, संपत्ति का लालच। माँ को हम लोग देखने गए, तो देखने गए सब लोग, तो हम लोगों को भगा दिए। उसमें ताला लगाए थे, बच्चे भी साथ थे। बच्चों को कहीं मैं फंसा दूंगा और कोई देखते हैं कहाँ से कोई छुड़ा लेगा। अभी हमारे पति तो है नहीं कि क्या कहते हैं छुड़ा लाएंगे, 4 बेटे हैं। और उसी में क्या कहते हैं बच्चों को मेरे इतना कहें कि क्या कहते हैं हम फंसा देंगे, तुम लोग छुड़ा नहीं पाओगे, हमारा इतना सोर्स है, तुम लोगों का क्या है। हमने कहा सोर्स हो या ना हो, क्या ऐसे ही किसी को मार दोगे। वहाँ लड़ाई हुई। माँ को हम लोग देखने गए, तो देखने गए सब लोग, तो हम लोगों को भगा दिए। उसमें ताला लगाए थे, बच्चे भी साथ थे। बच्चों को कहीं मैं फंसा दूंगा और कोई देखते हैं कहाँ से कोई। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां खनन माफिया के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। बूढ़ी राप्ती नदी में दिन दहाड़े अवैध खनन हो रहा है, बालू का खनन किया जा रहा है। अधिकारियों की मिली भगत से ये खेल खेला जा रहा है। लगातार बिना सरकारी पट्टे के ये अवैध बालू खनन जारी है।
तो ये खनन का खेल लगातार जारी है। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि अधिकारियों की मिलीभगत भी सामने आ रही है। सिद्धार्थनगर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हो चुके हैं। अवैध खनन किया जा रहा है, अधिकारियों की मिलीभगत भी सामने आ रही है। और ये खनन बूढ़ी राप्ती नदी में किया जा रहा है। आपको बता दें, अक्सर ऐसे खनन की जो खबरें सामने आती हैं, लोग तो पकड़े जाते हैं, आरोपी तो पकड़े जाते हैं, लेकिन साथ में ऐसे भी लोग सामने आते हैं, उनके भी नाम सामने आते हैं जो बड़े अधिकारियों के रूप में बड़े पदों पर बैठे होते हैं। वही आगरा के शमशाबाद में ड्रग विभाग की छापेमारी की गई। बता दें, ड्रग विभाग की छापेमारी से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। टीम ने आधा दर्जन किराना स्टोर को चेक किया। 2 दुकानदारों से ऑक्सीटोसिन के 1100 से पुल बरामद किए। दोनों दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो आगरा के शमशाबाद में ड्रग विभाग की ये छापेमारी। कमिश्नर ड्रग्स आज आगरा में क्या डिवीजन कुछ कार्रवाई की गई है? मुख्यालय से निर्देश प्राप्त हुए थे। ये पूरा सप्ताह ऑक्सीटोसिन के लिए रेड की जा रही है सभी पूरे उत्तर प्रदेश में। उसी क्रम में सभी सूचनाएं प्राप्त की गई। जानकारी प्राप्त हुई कि शमशाबाद में यहाँ पे किराना जो स्टोर हैं, इनमें किराना जनरल स्टोर इन सब में वहीं दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर ये किसान अड़े हैं। किसान आंदोलन का आज 24वां दिन है। इससे पहले भी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 8 पन्नों का एक पत्र लिखा था किसानों के नाम, जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि एमएसपी बनी रहेगी, मंडियां खत्म नहीं होंगी। किसानों को समझाने की एक तरीके से कोशिश की गई थी, लेकिन आज उसके बाद भी ये 24वां दिन है जब किसान दिल्ली के बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की जा रही है इन किसानों की तरफ से। आज 24 दिन पूरा कर चुका है ये किसान आंदोलन। तो लगातार सरकार की यही कोशिश है कि किसानों से किसी भी तरीके से बातचीत कर उन्हें समझाया जाए, लेकिन सरकार और किसानों के बीच में जब वार्ता नहीं कामयाब हुई, इस बीच फिर सुप्रीम कोर्ट को भी आना पड़ा। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि हम आपको ये भी बता दें, जिस तरीके से ये प्रदर्शन जारी है, इसके चलते आमजन को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से गौरव यादव लाइव जुड़ चुके हैं। गौरव से जानेंगे कि क्या स्थिति है इस वक्त वहां की, क्योंकि लगातार किसानों का आंदोलन जारी है और इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, देखिए जो किसान है वो लगातार आज 24वां दिन है और NH9 को जाम करके बैठे हुए हैं। वहीं कुछ किसानों ने नीचे डेरा डाल रखा है, यानी कि किसी भी तरीके से किसान यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है। आप देखेंगे मेरे पीछे आपको राशन दिख रहा होगा, किस बड़ी संख्या में यहाँ पर किसानों ने ये राशन इकट्ठा कर रखा है। तो आप समझ सकते हैं कि इस राशन को देखकर बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसान लंबी लड़ाई लड़ने के इरादे से आया हुआ है। और किसान साफ तौर पे कह चुका है, इस बात सरकार को ही झुकना होगा, हम नहीं झुकेंगे, हम नहीं मानेंगे, हमें ये तीनों कानून नहीं चाहिए और इन्हें वापस कराकर ही जाएंगे। गौरव, वही कारण है जी, जिस तरीके से किसान आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे में देखने वाली बात है, किसानों ने कहा था कि हम ऐसे आंदोलन करेंगे, ऐसे प्रदर्शन करेंगे कि आम जन को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। इनकी वजह से काफी लोगों को परेशानी हो रही है। जो 1 घंटे का रास्ता था वो 3 घंटे में तय किया जा रहा है। तो क्या किसान इस बारे में नहीं सोच रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है, किसानों का कहना ये है कि जब कोई आंदोलन होता है तो थोड़ी बहुत समस्याएं तो होती हैं, लेकिन जब कोई एम्बुलेंस आती है तो हम रास्ता दे देते हैं, कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो हम रास्ता दे देते हैं। और हमने केवल एक तरफ का, यानी कि दिल्ली गाजियाबाद से दिल्ली जाने का रास्ता रोका है, दिल्ली से गाजियाबाद आने का रास्ता नहीं रोका। एक पार्ट हमने अभी भी खोल रखा है। वहीं जितने भी, जहां भी किसानों ने हाईवे पे बैठे हैं, वहां एक तरफ का रास्ता, यानी कि एक दिल्ली जाने के रास्ते रोके गए, दिल्ली से वापस आने का रास्ता नहीं रोका गया। और उसके अलावा किसानों का कहना यह भी है कि दिल्ली जाने का खाली एक ही रास्ता नहीं है, बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जहां से दिल्ली जाया जा सकता है, लेकिन हम मेन रास्ते को रोककर बैठे हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि सहूलियत हो, लोग जाए, लेकिन समझे भी कि हम किस पीड़ा से गुजर रहे हैं, और उसी के चलते किसान यहाँ पर रुके हुए हैं।
आप देखेंगे आज किसान 24 दिन हो चुके हैं, जिस तरीके की ठंड पड़ी हुई है, -5 तक टेम्परेचर गया है, लेकिन किसान उसके बावजूद यहाँ पे अड़े है। और राशन में आपको दिखाई चुका हूँ कि कितना बड़ा राशन लेकर किसान यहाँ पर है। यानी कि साफ कर चुके हैं कि 26 जनवरी को यहाँ से फ्लैग मार्च निकालेंगे और यहाँ से दिल्ली में अंदर एंट्री करेंगे और एक परेड करके आएंगे। किसान साफ तौर पर कह चुके हैं कि सरकार को अब इसी जगह गाजीपुर बॉर्डर पर ही आना होगा और यहीं पे बात करनी होगी। और वहीं दूसरी तरफ जो सरकार गांव-गांव जाने की बात करती है, गांव में जाएगी तो भी किस सरकार से वही बात होगी जो यहाँ पर बैठे किसान कर रहे हैं। तो किसान चाहते हैं कि सरकार पहले यहीं आ जाए और यहीं से इस मुद्दे का हल निकाला जाए। गौरव, पहले किसान कह रहे थे कि एमएसपी को लेकर और मंडियों को लेकर इन्हें चिंता है। अब कृषि मंत्री ने भी पत्र लिखा था 8 पन्नों का, जिसमें उन्होंने साफ गारंटी भी दी थी, कहा था कि उनकी समस्याएं जो है सुलझाई जाएंगी, लेकिन फिर भी किसान नहीं समझ रहे। ऐसे में यहाँ पर क्या प्रतिक्रिया मिल रही है देखने को, जो किसानों को पत्र लिखा गया था? जी बिल्कुल, देखिए किसान साफ तौर पर उस पत्र को नकार चुका है। किसानों का कहना यह है कि एमएसपी पर लिखित तौर पर कानून बनाया जाए, एमएसपी को कानून में शामिल किया जाए, कानूनी अमली जामा पहनाया जाए। और ये जो 3 कानून जो बनाए गए हैं, जिसको सरकार लगातार कह रही है कि हमारे किसानों के फायदे के लिए बनाए गए हैं, किसानों का साफ तौर पर कहना है कि ये कानून पहले वापस करो, हमें ये कानून नहीं फब रहे। हमने जब सरकार से वार्ता हुई, 5 वार्ता 6 वार्ताओं में सरकार की तरफ से ये माना गया कि 12 कमियां हैं जिसमें सुधार किया जाएगा, संशोधन किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ किसान जुड़ गए हैं। बात कर रहे थे अध्यक्ष जी, आप यहाँ पर ये जो कानून है, पहले चाहते थे कि एमएसपी की गारंटी हो जाए, लेकिन आप अड़े है कि ये कानून वापस हो, ऐसा ही क्यों? कानून की वापस करने की बात तो पहले से ही किसान मांग कर रहा था। 6 साल से हम एमएसपी पे कानून की मांग कर रहे थे। कानून ले आते, कानून उस पर बन जाता तो उसमें आगे जो है इतनी लड़ाई ये चलती नहीं। तो उन्होंने जो है और 3 अध्यादेश ला के हम पर थोप दिए गए हैं। तो मेरा मोदी जी से यही कहना है कि एमएसपी पर कानून लेकर आए और वार्ता एक बार फिर बुलाएं। यानी कि कहीं ना कहीं किसान भी चाहता है कि एक वार्ता और हो जाए। आप यहाँ पर हैं, समझेंगे कि ये कानून वापस क्यों? आखिर कानून में ऐसी क्या कमी है जो कानून वापस ही होना चाहिए? कानून में कमी ही कमी है। आप ये सवाल उनसे सरकार से क्यों नहीं करते कि इस कानून में क्या कमी आपने डाली है जो लाखों गौरव इनसे सवाल कीजिए कि एमएसपी को लेकर जो कानून बनाने की बात कर रहे हैं, जब एमएसपी को लेकर कृषि मंत्री खुद कह रहे हैं कि एमएसपी लागू रहेगी और मंडियां भी रहेंगी, तो क्यों बार बार अगर ये बोल रहे हैं कि वार्ता की जाएगी तो वार्ता करने का कोई फायदा ही नजर नहीं आता, क्योंकि जिद इनकी ये है कि किसान कानून को ही वापस ले लिया जाए। कहीं ना कहीं देखिए, कृषि मंत्री साफ तौर पे कह रहे हैं कि एमएसपी की मांग है और एमएसपी खत्म नहीं की जाएगी, एमएसपी जबरदस्ती जारी रहेगी। तो फिर आखिर ये एमएसपी को लेकर कानून बनना चाहिए या ये 3 कानून वापस होने चाहिए? ऐसा एमएसपी आज भी है और एमएसपी में ताजा उदाहरण आप ले लीजिए कि हम जो कह रहे हैं, कि कैसे साहब जो कह रहे हैं, देश का किसान जो कह रहा उसको आप समझिए। हम ये कह रहे हैं कि जो एमएसपी है वो चाहे सरकारी क्रय केंद्र में खरीदा जाए या आढ़त में खरीदा जाए या दुकान में खरीदा जाए या कारपोरेट खरीदे। हमारा एमएसपी अगर धान का 1868 रुपए है तो मिलर्स 900,000 रुपए में क्यों खरीद रहा है? अगर खरीद रहा तो कानून बनना चाहिए। इन्हें कहीं ना कहीं जब चीजें मार्केट में आती तो जैसे 2 तरह की फसल है, धान एक बहुत बढ़िया और एक बहुत घटिया। तो घटिया चीज को या जिसकी क्वालिटी कम है उसको उस रेट पे कैसे खरीदा जा सकता है जिस रेट पे बहुत अच्छा खरीदा जाएगा? ये हमारा अधिकतम मूल्य नहीं है, ये न्यूनतम मूल्य है। घटिया माल के हिसाब से ही ये एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, कम से कम। और हम घटिया माल जब तैयार करते हैं तो उसको साफ करके हम उसे दुरुस्त करते हैं और जो घटिया माल है वो सेंटरों में नहीं खरीदा जाता। लास्ट क्वेश्चन आपसे लेंगे कि ऐसा क्या है, आप सरकार भी मना कर चुकी, कानून वापस नहीं होगा, आप भी आप बैठे हुए हैं, 8 तारीख से कोई वार्ता भी नहीं हुई है, तो क्या बीच का कोई और रास्ता निकालने के लिए कुछ सोचा है? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सीधे तौर पे आदेश किया है
गौरव, इनसे वो एक वार्ता आखिरी नहीं सवाल करते, ये भी सुप्रीम लीजिएगा कोर्ट कि की सुप्रीम अवहेलना कोर्ट का करते। कहना है कि जो हड़ताल, जो आंदोलन चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, इससे आमजन को परेशानी ना हो। ऐसे में किसानों को कोई ऐसा जगह देख लेनी चाहिए जहां से प्रदर्शन भी जारी रहे और लोगों को परेशानी भी ना हो। तो क्या इस बात पे कोई विचार किया गया इनकी तरफ से? कायर और कमजोर इस देश का किसान टिकैत साहब के नेतृत्व में हम नहीं रहा। अगर आप हमारे खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई करने की सोचेंगे, हमारी खेती को माटी के भाव करने की सोचेंगे, तो हम उस बात को बर्दाश्त करने वाले नहीं। अच्छा, आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो ये भी कह रहा है कि आप जो आंदोलन कर रहे हैं उसको एक ऐसी जगह सुनिश्चित कर लें जहां पर ये आंदोलन हो, जिससे कि आम जन जो यहाँ पे रोज ट्रैवल करता है उनको कोई दिक्कत नहीं। तो क्या इस बात पे कोई विचार किया गया? हम पूरी तरह शुरू पहले दिन से विचार किए हैं। हमारा आंदोलन अहिंसक है। सड़कें हमने रोकी कि सरकार ने रोकी? चलिए गौरव, बैरिकेडिंग हमने की है। बहुत शुक्रिया इन सब जानकारियों के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा अपडेट्स पर। तो यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो लौटेंगे।